नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। और आज की सबसे बड़ी खबर, सबसे अच्छी खुशखबरी यही कि 41 श्रमिक जो लगातार 17 दिनों से सिलक्यारा की सुरंग में फंसे हुए थे, वो 41 के 41 बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ चुके हैं। इसीलिए शायद दुष्यंत कुमार बोल के गए हैं कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जो हौसला कायम रखा, जो हौसले के साथ लोगों ने उनकी मदद पहुंचाई, और उसका फायदा ये हुआ कि 17 दिन के बाद आज जब सब बाहर निकले 41 लोग बिल्कुल स्वस्थ थे, अपने पैरों पे चल के आए। एम्बुलेंस जो खड़ी की गई थी, स्ट्रेचर्स जो लगाए गए थे, जो टेम्परेरी अस्पताल बनाया गया था, ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई थी, उसकी कोई ज़रूरत, कम से कम जो तस्वीरें सामने आई हैं उनमें नहीं दिखाई दिया। एक एक एम्बुलेंस में 2-2, 3-3 श्रमिक बैठकर अस्पताल तक पहुंचे हैं। कोई लेट के स्ट्रेचर पर नहीं आया, सब अपने पैरों पर चल रहे थे। बाहर निकलने के बाद ज़रूर है कि टनल से जब निकाला गया तो वो स्ट्रेचर पे आए, पहियों के जरिए लगे स्ट्रेचर पर, लेकिन बाहर आने के बाद जब उनका स्वागत किया गया, जो तमाम भीड़ वहाँ मौजूद थी, जो तमाम परिवार के लोग मौजूद थे, जो उनके परिजन थे, जो उनके साथ के लोग थे, जिनके साथ मिलकर वो कई दिनों से इस सिलक्यारा टनल को बनाने का काम कर रहे थे, उन सब लोगों ने खुशियाँ मनाई, उन सब लोगों ने दिवाली मनाई। आज ही असली दिवाली है इन 41 लोगों के लिए, क्योंकि दिवाली की सुबह ये इस टनल में फंस गए थे, सुरंग में फंस गए थे, और करीब दो हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया, 17 दिन का वक्त हो गया। अब जाकर दिवाली मनाई जा रही है, इनके घरों में दिवाली मनाई जा रही है, दिए लगाए जा रहे हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं। और चेहरे पे आप तसल्ली देखिए, चेहरे पे इत्मीनान देखिए। ये दिखाता है कि अगर आपके पास हौसला है, अगर आपके पास हिम्मत है, अगर आपने अपने आप को संभाल के रखा हुआ है कठिन परिस्थितियों में, तो आप किसी भी बड़ी से बड़ी चीज़ से जीत सकते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी कठिनाई को पार कर सकते हैं। ताज़ा तस्वीरें आपके साथ इस वक्त चल रही हैं सिलक्यारा से। मेरे साथ आज खबरों की खबर में, क्योंकि ये सबसे बड़ी खबर है और इस खबर के पीछे की खबर भी आपको बताएंगे कि ये हुआ क्यों, क्या वजह रही, क्या आगे होना चाहिए। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान हैं, उनका भी आपसे परिचय करा देता हूं। अपने रिपोर्टर किशोर रावत के पास भी चलेंगे, जो 17 दिन से लगातार बगैर हटे वहां पर डटे हुए हैं। एक एक पल की उन्होंने कवरेज की है। डे 1 पे सबसे पहले किशोर रावत पहुंचे और अभी तक किशोर रावत वहां पर हैं। मेरे साथ जो खास मेहमान है उनका परिचय करा दूं। प्रोफेसर CS दुबे साहब हैं, जो कि भूवैज्ञानिक हैं। स्वागत है आपका सर, आप दोनों को, आप सभी को इनफैक्ट बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर विनीत गहलोत हैं, भूकंप विज्ञानी हैं, चीफ साइंटिस्ट हैं, आपको भी स्वागत है गहलोत साहब। हमारे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर सुशील बहुगुणा जी जुड़े हुए हैं, और सुशील बहुगुणा जी ने जितने अच्छे वीडियोस बनाए ये बीते 12-13 दिनों में, जो NDTV की वेबसाइट पर हैं, अगर आप जाकर उनको देखेंगे, लाखों के उनके व्यूज़ हैं। एक एक चीज़ को सुशील जी ने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही आसान भाषा में समझाया, और इसीलिए वो सब ट्रेंड कर रहे हैं। हमारे साथ मीनू जी, डॉक्टर मीनू जुड़ गई हैं, जो कि एम्स की डायरेक्टर हैं ऋषिकेश से, वो भी हमारे साथ है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले मीनू जी आप ही के पास आना चाहता हूं, क्योंकि आप एम्स में हैं, आप डॉक्टर हैं। अब आपके पास शायद, मेरे ख्याल से ये क्या अपडेट है, पहले आप बताइए, क्या आप तक पहुंचे हैं ये 41 मजदूर? नहीं, अभी तो हम न्यूज़ ही देख रहे हैं कि वो वहां आ गए हैं, और एक बहुत ही राहत का विषय है कि वो सब हेल्दी दिखाई दे रहे हैं और चल फिर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं। इसलिए मुझे तो लगता है कि हो सकता है वो एम्स अभी तो ना आए, क्योंकि उनको, लेकिन प्रोटोकॉल में तो है कि वो आएंगे। तो शुरू में इनका चेकअप किया जाएगा, जो भी पेरिफेरी में, चेनाली रोड में जो हॉस्पिटल बनाया गया है, और जैसे कि है उनके जो भी वाइटल्स और ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करेंगे। पर इनको देख के नहीं लग रहा है कि इनको कोई सीरियस प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी स्थिति में नजर आ रहे हैं। हाँ लेकिन फिर बिल्कुल भी मैम, जब भी वो आएंगे इनफैक्ट हमारे एक पास एक तो एम्बुलेंस में एक को पेशेंट को ले जाया जाता है। हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक एम्बुलेंस में 2 या 3 लोग एक साथ बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये दिख रहा है कि ये लोग, ये हाँ देखिए इन तस्वीरों में, इससे साफ जी, समझ में आ रहा है कि सब कुछ भगवान की दुआ से सब ठीक रहा। और आखिर में जो रेड नहीं माइनर्स ने काम किया है बीते 2 दिनों में, वो तो काबिल तारीफ है। जो काम मशीन नहीं कर पाई, मशीन जाके फंस गई, टूट गई, वो इंसानों ने किया, देसी तरीके ने किया। और जिसको हम लोग हिंदी में कह रहे हैं चूहा खुदाई, जिस तरीके से चूहा खुदाई करता है, वो काम रेड माइनस ने किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ट्वीट भी आ गया है। आइए आपको सबसे पहले
इस चर्चा को आगे बढ़ाएं वो आपको दिखा देते हैं। उत्तरकाशी में हमारे श्रमिक भाइयों के रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता हर किसी को भावुक कर देने वाली है। जो साथी फंसे हुए थे उनसे कहना चाहता हूं कि आपका साहस और धैर्य हर तरीके से प्रेरित करता है। मैं आप सभी की कुशलता और श्रेष्ठ उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। प्राइम मिनिस्टर का लंबा सा ट्वीट है, नरेंद्र मोदी ने बधाई दी है, शुभकामनाएं दी हैं। और एक तरीके से मैं आपको बता दूं कि जब यह खबर आई कि इस 41 के 41 मजदूर का रेस्क्यू शुरू हो गया है, 7:05 पे ब्रेक थ्रू हुआ और 9 बजे के ठीक पहले करीब 8:50 पे आप मान सकते हैं कि सबके सब बाहर सुरक्षित आ चुके थे 1.5 घंटे के वक्त में। उस वक्त दिल्ली में कैबिनेट की बैठक चल रही थी। प्राइम मिनिस्टर के साथ पूरे कैबिनेट के मंत्री एक साथ बैठे हुए थे और वहीं पर यह खबर आई। जब प्राइम मिनिस्टर को खबर सुनाई गई, प्रधानमंत्री मोदी को खबर मिली, पूरी कैबिनेट को खबर मिली और उसके बाद जब कैबिनेट खत्म हुई तो प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर सबकी सराहना की, सबको बधाई दी है। अब मेहमानों के पास चलते हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। पहला रिएक्शन मैं लेना चाहूँगा इस पूरी बातचीत में CS दुबे साहब से। दुबे साहब, राहत की खबर, अच्छी खबर, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली खबर। 17 दिन का जो खतरा था वो आज खत्म हो गया है 17 दिन के बाद। अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? जी, सबसे पहले तो इन सबको बधाई, स्पेशली जो माइन एक्सकवेशन के हीरोज हैं, जिन्होंने ये जो 8, 10, 12 लोग हैं जिन लोगों ने खुदाई करके और एक मैनुअल उसमें किया। मैं हर जगह यही बोल रहा हूँ कि मैन जो है आदमी दिमाग से काम करता है, मशीन दिमाग से काम नहीं करती। और इन लोगों ने, इन हीरो ने, ये जो माइन एक्सकवेटर्स हैं, इन लोगों ने जता दिया कि अल्टीमेटली मैनुअली और प्रैक्टिस जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है इनकी वही काम आई। और हाथों से इन्होंने या शॉल से या ड्रिल से जिस तरह से भी सामान वो निकाल के वो वहां तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारी सारी मशीनों के जो काम थे वो भी चलते रहे, लेकिन उससे पहले आदमी पहुंच गया वहां पे अपने हाथों से काम करके। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे हमें बहुत सारी हमारे इससे कोई मतलब ठीक है क्योंकि सब ठीक ठाक आ गए, इसलिए इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। सोचने की बात बस ये है कि अब हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फ्यूचर में क्या होने चाहिए और सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए। इंपॉर्टेंट बात आप कर रहे हैं, SOPs क्या होने चाहिए, सेफ्टी मेजर्स क्या होने चाहिए, उस पर भी हम तफसील से बात करेंगे इस पूरे बुलेटिन के दौरान। मेरे साथ सुशील जी जुड़े हुए हैं। सुशील, मैं उसके पहले एक सवाल डॉक्टर गहलोत से लेना चाहता हूँ। डॉक्टर गहलोत, हम जानते हैं हिमालय में 4 धाम परियोजना चल रही है, सबको जोड़ा जा रहा है। हिमालय के पहाड़ बड़े कच्चे हैं। हम लोगों ने इन 17 दिनों में इतना जियोग्राफी और इतने जियोलॉजी पढ़ ली है कि इसको लग रहा है कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान इसका एक्सपर्ट हो गया है। पर मेरा सवाल, आप क्योंकि भूकंप विज्ञानी हैं, चीफ साइंटिस्ट रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या कुछ गड़बड़ियाँ हुई? क्यों हुआ ये हादसा? क्या लगता है आपको शुरुआती तौर पर? मतलब एक्चुअली जो ये समय है वो इतना भावुक वाला समय है कि इच्छा नहीं हो रही कि वो कमियों को बताया जाए कि क्या कमी रही हमारी। लेकिन ये जरूरी है कि हम लोग ये पता करें कि हमारी क्या कमी रही। हम लोग अक्सर ये कह देते हैं कि साहब जो हिमालय है वो एक संवेदनशील क्षेत्र है, नया पर्वत है, उसकी एज कम है, फ्रेजाइल है। लेकिन हम लोग ये कह के बस आगे बढ़ जाते हैं। उसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं, उसकी क्या मीनिंग है, वो हम उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं है। मेरे को केवल एक ही बात कहनी है यहाँ पे कि इतना सौभाग्यपूर्ण दिन मुझे नहीं लगता कि ये बार बार होगा। अगर हम लोग इस तरह की हरकत करते रहेंगे तो हम ये सोचें कि इस तरह की सफलता हमें हमेशा मिलती रहेगी, ऐसा हमें कभी नहीं सोचना चाहिए। और कम से कम जितना टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, जितना किताबों में लिखा हुआ है, उतना ही हम लोग उसको अमल करके इस तरह के जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उनको अंजाम देने के लिए उनको यूज करें। ये खाली वही नहीं, जब हम लोग ऑलरेडी कह रहे हैं कि वो हिमालय जो है वो एक संवेदनशील क्षेत्र है, इसका मतलब हमें ज्यादा संवेदनशील होना पड़ेगा। जो कुछ लिखा हुआ है उसके अलावा और ध्यान से उसको करना होगा। और मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि साहब ये सब नहीं हो सकता, ये सब कुछ हो सकता है, लेकिन थोड़ा संवेदनशील होने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी की जिंदगी में इस तरह का दिन दोबारा आए। जी,
डॉक्टर गहलोत, मैं बीच में आप इनफैक्ट आपका सेंटेंस खत्म भी हो गया, मैं आपको रोकना भी चाह रहा था। मैं लौटता हूँ आप लोगों के पास। वहाँ मौके पर इस वक्त मुख्यमंत्री धामी और जो सरफेस ट्रांसपोर्ट राज्य मंत्री हैं जनरल वीके सिंह, उनकी शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली, जो तस्वीरें हमको सीधी मिल रही हैं, एक बार देख लेते हैं वहाँ पे है क्या क्या हो रहा है। मैं सबसे पहले तो बाबा भौकनाथ जी को नमन करता हूँ। भैया भी ऐसा कर यार, क्या कर रहा है यार? उनकी कृपा से ये आज एक बहुत मोबाइल नीचे करो, जिसमें हमारे श्रमिक भाई 16 दिनों से भी लगातार अंदर संघर्ष कर रहे थे और पूरा देश उनके लिए बाहर संघर्ष कर रहा था। इस पूरे अभियान में लगे हुए सभी कर्मचारियों को, सभी कार्मिकों को, सभी विशेषज्ञों को, सभी हमारे वैज्ञानिकों को, सभी भारत सरकार की संस्थाओं को और एक एक व्यक्ति, हमारा एक एक व्यक्ति जो मीडिया से भी थे, उन समेत मैं सबका धन्यवाद करता हूं कि इस बहुत ही कठिन और चुनौतीपूर्ण काम को सभी लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया और बहुत चुनौतीपूर्ण काम होते हुए भी प्रातःकाल और शाम दोनों टाइम हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी लगातार इस रेस्क्यू अभियान की हमसे सभी लोगों से लगातार जानकारी करते थे, लगातार अपना जो सहयोग देना था, जो उनका एक संबल था और उनका जो एक सहयोग और हम लोगों को जो भरोसा था और जो उन्होंने, मैं कहूं व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे एक काम भी दिया हुआ था, ये ड्यूटी दी थी कि किसी भी तरीके से इन सबका समन्वय करते हुए बाहर निकालना है। तो उनका अगर संबल न होता, उनका इतना जिस प्रकार से आज भारत सरकार की सारी हमारी एजेंसियां इस काम में लगी, तो निश्चित रूप से जो कठिन काम भी हमारे लिए आसान हो गया। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि और अभी भी उन्होंने, जैसे ही हमारे सभी श्रमिक भाई बाहर आए, उनका अभी दूरभाष पर फोन आया था और उन्होंने कहा कि सभी को मेडिकल उनका चेकअप ठीक से करना है, उनके परिजनों की सबकी कुशल क्षेम जानी, उनकी चिंता करनी है, उनके घरों तक ले जाने की उनकी व्यवस्था करनी है। सभी प्रकार से उन्होंने संपूर्ण चिंता करने का काम किया है। हमारे और भी सभी लोग इस काम में लगे हुए थे और विशेषकर से उत्तराखंड के हमारे सभी देवी देवताओं का भी मैं उनको भी नमन करता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया। हमारे राष्ट्रीय जो सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसमें आदरणीय गडकरी जी भी बीच में आए, उन्होंने भी यहाँ पर हर तरीके से इसको देखा और हमारे जनरल वीके सिंह जी, इनका मैं विशेष रूप से सबकी तरफ से और उत्तराखंड वासियों की तरफ से इनका मैं धन्यवाद इसलिए करता हूं कि एक कैंप बनाकर लगातार यहाँ पर रहे और एक दिन भी इन्होंने यहाँ से कभी ये नहीं सोचा कि मैं यहाँ से कहीं बाहर जाऊं और इस कठिन काम को लोगों को लगातार संबल प्रदान करने का काम, उनको प्रोत्साहन करने का काम और पूरा हमारा जहाँ सभी एजेंसियां लगी हुई थी, वहीं पीएमओ के भी सभी अधिकारी अपने अपने तरीके से इस पूरे अभियान को अपना सहयोग प्रदान कर रहे थे, योगदान प्रदान कर रहे थे। आगे आने वाले समय में हम ये जो जितने भी हमारे इस प्रकार के टनल उत्तराखंड के अंदर चल रहे हैं, उन सभी की समीक्षा भी करेंगे और वैसे तो भारत सरकार ने इसमें सेफ्टी ऑडिट कर दिया है, जिससे आगे निकट भविष्य में हमको इस प्रकार की किसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं सभी श्रमिक भाइयों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए, उज्जवल जीवन के लिए मैं उनको सबको शुभकामनाएं देता हूं, उनके परिजनों को भी उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं सभी से एक एक से अभी मिला हूं और उन मजदूर भाइयों से भी मिला हूं जो बाहर निकल कर आए हैं। सभी लोगों ने
कहा कि हमको हर संभव कभी भी अंदर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। निश्चित रूप से ये हम लोगों के लिए एक बहुत सुकून वाली बात है कि इतना बड़ा एक आपदा आने के बाद भी सारे लोग जो है सकुशल बाहर निकल पाए। पहले लोग क्या बात है सर? पहले मजदूर से आपने क्या बात है? नाम क्या था और क्या बात है? पहले मजदूर से आपने क्या बात हुई? सभी देखिए अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश, तीन इनके जो टीम लीडर थे उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है। सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे सभी ने स्वयं ही आकर, चूंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। देखिए उनको मैं बता रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की वो चिंता तो नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सर एक मिनट सर, सवाल ये है कि क्या आप जो रेस्क्यू करने गए हैं? नहीं, वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं, अरे पहले इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा, और जो टीम लीडर हैं वो 5 लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। तो ये हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था सर सबको निकाल लिया गया है, सबको निकाल जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था, और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद तो ये आप सुन रहे हैं मुख्यमंत्री को, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार नज़र बनाए हुए थे, लगभग हर रोज़ सुबह जाते थे, अपडेट लेते थे। साथ में उनके जनरल वीके सिंह भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि केंद्र सरकार में मंत्री हैं, सड़क परिवहन के राज्य मंत्री हैं। मेरे साथ खास मेहमान बने हुए इस चर्चा में। मैं सीधे सुशील जी आपके पास आना चाहता हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने सुनी, मुख्यमंत्री के मुँह से निकला कि समीक्षा की जाएगी इस प्रोजेक्ट की, और भारत सरकार ने सिक्योरिटी रिव्यू के लिए भी कहा है। ये 2 शब्द समझ में आया मुझे, बाकी तो अच्छी बातें थी। इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका मतलब ये है कि इस पूरे हादसे से जो एक सबक लेना चाहिए, शायद वो सबक सरकार ले रही है। इस तरह के जो बड़े प्रोजेक्ट्स जैसे 4 धाम के तहत ये सुरंग है या सड़कें हैं बहुत चौड़ी, उनकी जहाँ तक बात होती है तो उन पर लगातार सवाल उठते हैं कि वो इस संवेदनशील इलाके में कई बार बड़ी लापरवाही से बनाई जाती हैं, और हर बरसात में हम देखते हैं कि किस तरह सड़कों के साथ हादसे सामने आते हैं, लैंडस्लाइड होती हैं, और सुरंग में भी हमने देख लिया। तो यही सवाल उठ रहा था कि क्या इसके बाद सरकार इसका सेफ्टी ऑडिट कराएगी। ये बात मुख्यमंत्री ने अभी कही कि सेफ्टी ऑडिट होगा, ये भी कहा कि समीक्षा होगी, लेकिन समीक्षा कौन लोग करेंगे? समीक्षा, सबसे अहम बात यह है कि समीक्षा करने वाले लोग सरकार के अपने लोग नहीं होने चाहिए, वो ऐसे लोग होने चाहिए जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट हों। उनको ये छूट दी जाए कि वो खुलकर अपनी बात सरकार के सामने कह सकें, सरकार उनकी बात को खुले दिल से स्वीकार कर सके, क्योंकि हिमालय में जितनी भी तरह की परियोजनाएं चल रही हैं उनमें लगातार कभी EIA को लेकर के सवाल उठते हैं, कभी उनके जियोलॉजिकल सर्वे को लेकर सवाल उठते हैं, जियोटेक्निकल सर्वे को लेकर सवाल उठते हैं कि वो बहुत ही लापरवाही में की जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है बहुत ईमानदारी से होनी चाहिए। डॉक्टर विनीत गहलोत मेरे साथ हैं, भूकंप विज्ञानी है। गहलोत साहब, आप जानते हैं कितना, आपने बताया भी कि कितना संवेदनशील इलाका है, ऊपर चट्टानें कमज़ोर हैं और नीचे जो है धरती हिला रही है, नीचे जो है प्लेट टेक्टोनिक्स काम कर रही है। तो निश्चित रूप से बहुत ही सरकार को तटस्थ रिपोर्ट मिलनी चाहिए जो गंभीरता से पूरे ऐसे प्रोजेक्ट्स को देखे। बिल्कुल सही बात है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा जब CM साहब ने कहा कि ऑडिट होगा, उसका सेफ्टी ऑडिट होंगे, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब इस तरह की उन्होंने बात कही। मैं फिर से कहता हूं कि थोड़ा जो समय है भावुक है, लेकिन फिर भी हमें
ये नहीं भूलना चाहिए कि कहाँ चूक हुई। मैं एक बात जो सोच रहा था अभी वो ये थी कि एक होते हैं नेचुरल डिजास्टर और दूसरे हैं हमारे खुद के बनाए हुए डिजास्टर। ये हमारा खुद का बनाया हुआ डिजास्टर है, कम से कम इसकी तो हम लोग उसको तो ढंग से उसकी विवेचना करें। नेचुरल डिजास्टर को मैं मानता हूं कि हाँ उसमें इतनी ज्यादा वेरिएबिलिटी है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन जो मैन मेड डिजास्टर्स हैं, जो हमारे खुद के किए हुए इस तरह के काम हैं, उनको तो हमें कम से कम रोकना होगा। चीज में सुमित कहना चाह रहा था, जो गहलोत साहब ने कहा कि हमारी पूरी कोशिश होती है डिजास्टर को कैसे मिटिगेट करें, कम करें। कोशिश होनी चाहिए कि डिजास्टर को कैसे प्रिवेंट करें, यानी होने ही ना दे डिजास्टर। हम अगर 1 रुपया डिजास्टर प्रिवेंशन में लगाते हैं तो आपका 10 रुपया डिजास्टर मिटिगेशन में बचता है। आपको आर्थिक हानि भी हो रही है, आपको जन हानि होती है। तो ये गहलोत साहब से मेरी बातचीत हुई, उनका खुद का ये कहना है कि हम अगर 1 रुपया लगाएंगे तो 10 रुपया वहां बचेगा। ये हमारी सभी परियोजनाओं की पहली कोशिश होनी चाहिए। क्या मैं ये समझ रहा हूं कि आप ये इशारा कर रहे हैं कि इसमें प्रिवेंशन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है? प्रिवेंशन पर कहीं लापरवाही तो जरूर हो रही है। ये दुबे साहब भी बताएंगे। आपने सर ऊपर पूरी जियोलॉजी पढ़ी है हिमालय की, आपको देखकर लगता ही होगा कहीं ना कुछ लापरवाहियां तो हो ही रही हैं। इतनी बड़ी बड़ी परियोजनाओं में बड़े शानदार काम भी हो रहे हैं, इससे किसी को कोई इनकार नहीं है, लेकिन कहीं तो कुछ गड़बड़ भी हो रही है। सर गड़बड़ जो है, आपने सही कहा कि गड़बड़ जो है खाली जब हम स्टडीज करते हैं इसकी, और स्टडी का जो लेवल होता है और उसमें जो एक्सपर्टाइज होती है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि देयर इज मैं हमेशा देखता हूं कि एक इंजीनियर में, सिविल इंजीनियर में और जियो साइंस में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। इंजीनियर चाहता है कि मैं बिल्कुल एक सीधी लाइन पे जो है लेके शॉर्टेस्ट रास्ते से मैं रॉक को काटूं, और जियोलॉजिस्ट जो है वो देखता है कि कहीं पे कोई ऐसा ना फ्रैक्चर ना हो, कहीं पे ऐसा कोई डिप डायरेक्शन ऐसी ना हो उस तरफ, या कोई ऐसा लैंडस्लाइड ना हो, या कोई ओल्ड पुराना लैंडस्लाइड ना हो। उसकी वो परिभाषा को ज्यादा ध्यान से देखता है। तो अगर दोनों का समन्वय और दोनों मिलके काम करें और ये जरा एक दूसरे के साथ मिलके माइक्रो लेवल पे काम करें तो मुझे लगता है ये चीजें अच्छी रहेंगी। अभी क्या हो रहा है कि अभी हम लोग जल्दी कोई परियोजना को जल्दी काम कंप्लीट करने के लिए हम बहुत सी चीजें भूल जाते हैं बीच में। तो इसके स्टैंडर्ड जैसे बताया गया SOPs, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इसकी गाइडलाइंस, और इसमें माइक्रो लेवल पे क्या स्केल होगा इसका एक SOP बनना बहुत जरूरी है। और उसमें एक्सपर्ट्स जो है, आपने बिल्कुल सही कहा, जनरली ऐसी चीजों के अंदर जो है कमेटीज जब बनती हैं तो एक्सपर्ट जो है वो एक्सपर्ट्स नहीं होते उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव लोग ज्यादा होते हैं। यहाँ साइंटिफिक जो तौर तरीके हैं उनकी ज्यादा जरूरत है कि ताकि वो लोग मिलजुल के इसकी एक सही SOP और एक गाइडलाइंस बनाएं ताकि फ्यूचर में ये चीजें ना हो। हमारे साथ मेरे सहयोगी किशोर रावत, जिनके बारे में जितनी तारीफ की जाए वो कम है। डे 1 दिवाली छोड़कर वो ऑलमोस्ट वहाँ पहुँच गए थे, और तब से लेके आज तक किशोर रावत ने एक एक चीज़ वहाँ पे कवर की है। किशोर रावत ने 17 दिनों में क्या देखा उसकी एक झलकी मैं ज़रूर अपने दर्शकों को आज दिखाना चाहता हूँ। उसको देखते हैं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दोनों तीनों मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। दुखद खबर है कि इसमें एक 50 मीटर का अंदर लैंडस्लाइड हुआ है, यानी टनल के अंदर जो काम कर रहे थे मजदूर वो फंसे हैं। अच्छी बात यह है कि 2 किलोमीटर इसके बाद का जो 2 किलोमीटर इलाका है वहाँ पे ये 40 लोग सेफ हैं। लगभग 50 घंटे से ज़्यादा इन 40 मजदूरों को अंदर फंसे हो गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी जा रहा है। 72 घंटे से ऊपर का समय हो चुका है। 40 जिंदगियां इस टनल में अभी भी फंसी हुई है। जो पाइप के माध्यम से जा सकती है वो उनको फूड प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऑक्सीजन की लगातार सप्लाई की जा रही है। उनको भी अंदर से उम्मीद है, जो लगातार ये बता रहे हैं, उनसे बातें हो रही है, उनको भी उम्मीद है कि ये लोग इनको बाहर निकाल लेंगे। 144 घंटे से ज़्यादा का समय गुजर चुका है और जो अंदर लोग हैं उनकी भी हिम्मत जवाब दे रही है, और जो बाहर उनके परिजन हैं वो भी परेशान हो रखे हैं। और लगभग 5 प्लान पे काम किया जा रहा है, और इस वक्त अगर बात करें तो NDTV की टीम लगभग 100 से 150 मीटर ऊपर पहाड़ के मौजूद है कि पहला ब्रेक तो 9 दिन से लगातार हासिल कर लिया, और जल्द उम्मीद है कि उनको बाहर निकाला जा सकेगा।
अब 10वें दिन एक वीडियो जरूर अंदर से बातचीत हुई है, तस्वीरें देखिए। 41 जिंदगियों को बचाने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और ऑगर मशीन बेहतर काम कर रही है और जल्द ही उनके पास पहुंचा जा सकेगा। ये है कि ड्रिलिंग का काम थोड़ा रुक के चल रहा है। कम से कम जो ऑपरेशन था वो 15 से 16 घंटे लेट हुआ। फिर उम्मीद की जा रही थी जैसे नहीं हो पाया। अब ऐसे है कि अब दोबारा जब 2.2 मीटर तक उसने ड्रिल किया, उसके बाद भी ऑगर मशीन फिर से कोई ऑब्स्टिकल आया, वो खासकर स्टील का ऑब्स्टिकल था, 2-3 बार आ चुका है। 14 दिन हो चुके हैं, अभी भी 41 लोग अंदर फंसे हुए हैं और उनको निकालने के लिए हर वो संभव प्रयास किया जा रहा है जिससे वो बाहर निकल सके। 5-5 प्लान पर काम किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सफलता कहीं नहीं मिल पाई है। इस वजह से इनके परिजन भी परेशान हैं और लगातार जो अंदर लोग 41 लोग हैं वो भी परेशान हैं। जिस तरीके से सिलक्यारा की टनल में ऑगर मशीन के ब्लेड काटने का काम पूरा हुआ, उसके बाद अब मैनुअल ड्रिलिंग की जाएगी और मैनुअल ड्रिलिंग से संभवतः अगले 24 घंटों के बाद ही ये बता सकने की कोशिश में होंगे कि कितनी सफलता हासिल की गई है। सभी को लग रहा था कि अब वो 24 घंटे में होगा, लेकिन 24 घंटे से पहले काम कर दिया है और ये अंदर पहुंचे। उनका रिएक्शन अलग था क्योंकि उन्होंने 17 दिन बाद कोई इंसान अंदर देखा है उन 41 के अलावा। तो ये थे एनडीटीवी इंडिया के किशोर रावत की मैराथन कवरेज। 17 दिनों के लगातार वहां पर जमे हुए हैं। बात करेंगे, इस वक्त वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं मुख्यमंत्री का, उसको कवरेज कर रहे हैं। लेकिन मैं सवाल सुशील जी आपसे है, और वो हम 17 दिनों से आप और मैं लगातार इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। इस शो में हमने हर रोज एक खबर दिखाई है, खबरों की खबर में। अब इस टनल का होगा क्या? सबसे बड़ा सवाल ये, क्या ये टनल बनेगी? क्योंकि अभी भी 60 मलबा तो पड़ा हुआ 60 मीटर पे। उसके बाद उधर भी रास्ता नहीं खुदा है, ऊपर से ड्रिलिंग हो गई है, रास्ते से सड़क बन रही है, 5 जगह से अटेम्प्ट हो रहा था। अब होगा क्या? इस सुरंग का क्या होगा ये तो इसके सेफ्टी ऑडिट के बाद पता लगेगा। इसमें कई बड़े सवाल निकल कर आए। जैसे एक सवाल ये आया कि इसमें एस्केप टनल नहीं थी, और डॉक्टर विनीत गहलोत और प्रोफेसर दुबे साथ में है मेरे। सर, आपको क्या लगता है गहलोत साहब की, जब सुरंग की हमने ऐसी स्थिति मुहाने पर देख ली, तो क्या आपको लगता है कि इस सुरंग को आगे इस तरफ इस छोर से तो इस पर काम करना मुश्किल होगा, क्योंकि 60 मीटर के दायरे में तो पहाड़ एक तरह से धंस ही गया है। तो क्या आपको लगता है वैकल्पिक अलाइनमेंट इसका कुछ होगा इसके अंदर एंटर करने के लिए, और फिर इसको अंदर से पुख्ता निश्चित तौर पर किया जाएगा? सवाल थोड़ा मुश्किल है कि, और आपने सही कहा कि जब तक कि सेफ्टी ऑडिट ना हो तब तक कुछ भी कहना एकदम ठीक नहीं होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आगे इससे ज्यादा इससे बुरी स्थिति मिले या इससे अच्छी स्थिति मिले। शायद हम लोग अपने जो पुराने रिकॉर्ड हैं उसके पन्ने पलट के देखें, उसमें क्या लिखा है, क्या रिसर्च, क्या जो डेटा इकट्ठा किया गया था उन्होंने क्या बताया, जिसको कि शायद कभी इस सारे उसमें नजरअंदाज कर दिया गया। मेरा ख्याल है अभी इस मुद्दे पे बात करना शायद मुश्किल होगा। मैं कहता हूँ कठिन नहीं, लेकिन मुश्किल होगा, क्योंकि हमें पता नहीं है। जब तक कि सेफ्टी ऑडिट ना हो, जब तक कि पुराने जो काम हुए हैं उनको देखा ना जाए, कहाँ कौन सी चीज थी और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तब तक शायद इस बारे में बात करना बहुत मुश्किल है। साहब, मेरे ख्याल से हम चारों इस बात पे सहमति जताएंगे कि ये मैन मेड डिजास्टर था। मतलब ऐसी खामियां की गई जिससे इतना बड़ा हादसा हो गया। आप भी शायद जो बात गहलोत साहब बोल रहे थे, दुबे साहब, आप भी इस चीज़ को मानेंगे। और अगर मानते हैं तो मेरा सवाल आपसे थोड़ा सा कड़वा सवाल है। जैसा कि शुरू में डॉक्टर गहलोत ने कहा था कि वो नहीं आज कहना चाहिए, भावनात्मक माहौल है, खुशी का माहौल है, पर क्या इतने बड़े हादसे की, क्योंकि हादसा तो हुआ है, 41 लोग फंसे रहे, 41 लोग तक देश ने सिर्फ दुआएं की हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी या होनी चाहिए इस हादसे के लिए? जी, देखिए, जहां तक जिम्मेदारी की बात है, तय होनी चाहिए। सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हमसे चूक कहाँ पे हुई है। और मुझे जो लगा सबसे पहले, इसका सर्वे जो है वो ठीक तरह से कैसे किया गया था, कहाँ इसमें क्या क्या चीज़ें थी, वो देखनी चाहिए। जैसे कि गहलोत साहब ने कहा कि पुराने मैप्स, पुराना वर्क, पुरानी रिसर्च उठा के देखना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि इसमें किसका क्या योगदान था।
और इसको से ज्यादा ये जरूरी है कि इसमें क्या हम कर सकते हैं फ्यूचर में, क्योंकि अभी ये टनल तो, अब देखिए जब आपने इतना कर दिया तो अगर इसके ऊपर ये, जैसे मुझे लगता है कि लैंडस्लाइड एरिया है और ऊपर बहुत बड़ा लैंडस्लाइड एरिया है, स्लोप भी इसकी हाई है। अगर आप टेरेन देखेंगे गूगल मैप पे या गूगल अर्थ इंजन एक्सप्लोरर पे तो इसकी टेरेन्स भी हाई है और बड़ा स्लोपी रीजन है। अब इसके अंदर टनल जो आप बना रहे हैं उसको आप कैसे स्टेबल करेंगे, ये आपके ऊपर एक क्वेश्चन है, सवाल है। और उसके लिए हमें वाकई में एक बहुत बड़ा दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है कि टनल्स को स्टेबल नहीं किया जा सकता या लैंडस्लाइड्स को स्टेबल नहीं किया जा सकता। ऐसे बहुत सारे काम इस देश में हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने किए हैं इस तरह के काम। लेकिन ये, जैसे कि विनीत गहलोत जी भी जानते हैं, ये एक बहुत ही एक्टिव भूकंप अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। इसके अंदर मैंने जो देखा, जो इरोजन रेट्स है वो कंपैरेटिवली और हिमालय के हिसाब से उत्तरकाशी रीजन में ज्यादा हाई है, क्योंकि यहाँ भूकंप छोटे छोटे भी आते रहे हैं और उससे भी क्या कहते हैं इरोजन रेट्स पे फर्क पड़ता है, लैंडस्लाइडिंग में फर्क पड़ता है, और यहाँ पे फॉल्ट्स भी और माइक्रो स्ट्रक्चर्स भी बहुत हैं। तो इसको एक पूरा पहले री असेसमेंट करना पड़ेगा इसका कि अब इस पे आगे क्या करना चाहिए। ना ही रीअसेसमेंट की कौन जिम्मेदार था, ज्यादा रीअसेसमेंट ये करना पड़ेगा कि अगर इसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए हमें क्या क्या इसमें स्टडीज और करनी पड़ेंगी। जी, प्रोफेसर दुबे, डॉक्टर गहलोत और सुशील जी, वक्त की कमी है, आपने वक्त निकाला, बहुमूल्य समय दिया हमको, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन जाते जाते मैं इस ब्रेक को समाप्त करने के पहले ये ज़रूर कहना चाहूँगा, 17 दिनों तक हम सब की जान आफत में रही। 39 पे क्या बीता है तो वही जानते हैं। लेकिन एक चीज़ आज बेरोक टोक बेधड़क कही जा सकती है कि इन 17 दिनों के बाद रेस्क्यू के लिए सरकार ने भरपूर तैयारी की। पूरा का पूरा अस्पताल वहाँ खड़े कर दिए गए, पूरी सेना को लगा दिया गया ताकि जब बाहर निकले तब कोई दिक्कत ना आए। वो काम भी जितनी एजेंसियों ने किया, एनडीआरएफ से लेकर सरकार के तमाम मंत्रालयों तक, सबकी जितनी तारीफ की जाए वो वाकई में कम है। और एक एक व्यक्ति जो वहाँ पे इन्वॉल्व रहा उस ठंडे मौसम में, उस कठिन परिस्थितियों में, उन सब के लिए एक कविता, एक शेर कहना चाहूँगा जो सोहनलाल द्विवेदी साहब ने कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो कोशिशें हुई और कोशिशों से कामयाबी मिली है। इसी उम्मीद के साथ कि आज दिवाली मनेगी और जब ये लोग घर पहुंचेंगे तो देव दीपावली एक बार फिर से इन तमाम 41 लोगों के घर में ज़रूर मनाई जाएगी। नमस्कार। उत्तरकाशी की सिलक्यारा सुरंग का संकट आखिरकार 17 दिन बाद खत्म हो गया। 41 मजदूरों को इस अंधेरी सुरंग से अब एक नई जिंदगी मिली है, उनकी जिंदगी की एक नई सुबह हुई है। बीते 17 दिन काफी परेशानी भरे रहे इन मजदूरों के लिए और बचाव में लगी तमाम एजेंसियों के लिए। इसे समझाने के लिए हमने ये 3D एनिमेशन का आज इस्तेमाल किया है। आप मुझे जिस जगह खड़ा हुआ देख रहे हैं, ये सिलक्यारा वाला छोर है 4.5 किलोमीटर लंबी इस सुरंग का। मैं जहां खड़ा हूं, मेरे चारों तरफ अगर आप देखेंगे, एनिमेशन के जरिए हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि पूरा चट्टानी इलाका है जहां से एक सुरंग को खोदा गया और यहाँ जो चट्टानें हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं। ये इनर लेसर हिमालय है जहाँ पर कई तरह की चट्टानें कुछ कुछ दूरी पर बदलती हैं। इनमें क्वार्ट्जाइट होता है, इनमें फाइलाइट्स होते हैं, स्लेट, शिस्ट, और ये जो पूरा इलाका है ये टेक्टोनिकली बहुत एक्टिव है। मेरे पैरों के नीचे यहाँ ज़मीन हर वक्त हलचल रहती है उसमें, और इस वजह से करोड़ों साल में यहाँ पर जो ये चट्टानें हैं उनके बीच में इतना ज़्यादा रगड़ उन्होंने खाई है कि वो आपस में टकराकर काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। इसीलिए यहाँ पर सुरंग या सड़क जैसे जब बड़े प्रोजेक्ट बनते हैं तो बहुत एहतियात बरतना पड़ता है। इस सुरंग में भी ऐसे एहतियात बरते गए होंगे, लेकिन उन पर हम बात करेंगे बाद में। अभी देखते हैं कि किस तरह से ये पूरा बचाव अभियान हुआ। दिवाली की सुबह यहाँ से लगभग जब सभी मजदूर रात की ड्यूटी पूरी कर अपने घर लौट रहे थे तो 41 मजदूर इससे पहले कि बाहर निकलते, उनके ठीक आगे एक सुरंग का जो ऊपरी सिरा था वो खुल गया और वहाँ से मलबा उनके सामने आ गया। यानी सुरंग का जो मुहाना था वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और उससे 210 मीटर पहले ही मलबे ने उनको
आगे जाने नहीं दिया, यानी उनका रास्ता रोक दिया। ये मलबा लगभग 50 से 60 मीटर की चौड़ाई में था। इसी को एनिमेशन के जरिए मैं आपको दिखा रहा हूं। ये सुरंग का जो छोर है, यहां पर आप देख रहे हैं, ये सिलक्यारा वाली साइड है। सिलक्यारा वाली साइड यानी जहां से पूरा बचाव अभियान शुरू हुआ, और पिछले 2 से 3 दिन में जो पूरी कोशिश थी वो बचाव अभियान की यहीं पर थी। यहीं से वर्टिकल ड्रिलिंग भी हो रही थी। अगर आप देखेंगे यहाँ आगे की तरफ वर्टिकल ड्रिलिंग हो रही थी, और इस तरफ से जो पुराना वाला रास्ता है यहाँ से सबसे बड़ा बचाव अभियान चला। अगर इसी में और आप आगे जाएंगे तो उस तरफ बड़कोट वाला सिरा है, ये करीब 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। इसमें ये वाला जो सिरा है, यहां से लगभग 2.5 किलोमीटर तक सुरंग बन चुकी थी इस ओर, और ये आगे जाकर के 500 मीटर का एक चट्टानी इलाका था, यानी वहां पर पहाड़ कटना बाकी था। उसके बाद फिर 1.25 किलोमीटर सुरंग बन चुकी थी, यानी सिर्फ 500 मीटर के इलाके में सुरंग बननी बाकी थी। लेकिन दिवाली की सुबह क्या हुआ कि जब मजदूर अपने काम से घर लौट रहे थे नाइट ड्यूटी से, तो लगभग 210 मीटर दूर, अगर आप ये देखेंगे इस छोर से 210 मीटर दूर, यहाँ पर मलबा जो है ये इस जगह पर मलबा गिरा, और इस मलबे की जो चौड़ाई थी वो लगभग 60 मीटर थी। ये मलबा जैसे ही गिरा तो यहाँ पर ये जो मजदूर हैं ये सारे यहीं पर फंस गए। अब इस कारण से दिक्कत आ गई कि इनको निकाला कैसे जाए, क्योंकि इनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। वो इस तरफ से अगर आगे जाते तो वहां भी 500 मीटर पहाड़ कटना बाकी था, यानी 2 किलोमीटर आगे भी उनके पास निकलने का कोई रास्ता नहीं था। इसी के बाद बचाव अभियान शुरू हुआ 3-4 रास्तों से। सबसे प्रमुख अभियान जो है वो ये अपना जो सिलक्यारा वाली साइड है, ये वाली जो साइड है, यहाँ से हुआ शुरू। इसके बाद यहाँ से इस जगह पर जहाँ आप इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ पर वर्टिकल ड्रिलिंग शुरू हुई। इसके बाद दूसरा छोर जो बड़कोट का है, वहाँ से ब्लास्टिंग करके भी कोशिश हुई, लेकिन उसमें काफ़ी समय लगता। इसके अलावा इसी टनल में परपेंडिकुलर एक कोशिश हुई कि यहाँ मजदूरों तक पहुँचा जाए ड्रिलिंग करके TBM के जरिए, लेकिन बड़कोट वाली साइड और ये ड्रिलिंग वाली जो साइड है, इसमें बहुत समय लगना था। तो मुख्य तौर पर जो पूरा बचाव अभियान था वो 2 जगहों पर टिक गया। एक हुआ जो वर्टिकल ड्रिलिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर इस जगह पर होनी थी, जिसको लगा कि कल काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और ये जो साइड थी, इस वाली साइड में काम चल रहा था, लेकिन इसमें काफ़ी बाधाएं आई। सबसे बड़ी बाधा तब आई जब सबसे पहले शुरुआत में पहले ही दिन मलबा जब यहाँ पर गिरा। आप ये देख रहे हैं, ये जो मलबा है इस जगह पर, यहाँ जब मलबा गिरा तो इसको हटाने के लिए सबसे पहले हैवी अर्थ मूवर्स मंगाए गए, यानी बड़ी JCB मशीन मंगाई गई, और उनकी मदद से इस मलबे को हटाने की कोशिश की गई। ये मलबा जब हटाने की कोशिश हुई तो ऊपर से और मलबा इस पर गिर गया, क्योंकि इसके ऊपर पूरी पहाड़ी है। जब वो कामयाब नहीं हुआ तरीका, तो उसके बाद कोशिश हुई कि गाड़ियों को बाहर निकालकर यहाँ पर एक ऑगर मशीन लगाई जाए। आप नीचे यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये बचाव का पाइप जो देख रहे हैं, इसी रास्ते से ऑगर की मशीन लगी, और 800 मिलीमीटर मोटे पाइप्स को इस मलबे के अंदर से, जो मलबा है इसके अंदर से डालने की कोशिश हुई। इसके लिए ऑगर मशीन ने शुरुआत में काफ़ी अच्छा काम किया, कुछ दिक्कतें ज़रूर आई, लेकिन ऑगर मशीन का जो ब्लेड है वो ड्रिल की तरह होता है, बिल्कुल ड्रिल मशीन की तरह। उसने चट्टानों में छेद करना शुरू किया, और थोड़ी बहुत समस्याएं बीच में आई, लेकिन 47 मीटर तक उसने इस मलबे में, ये जो सुरंग का मलबा था, इसमें ड्रिल कर दिया। उसके बाद असली समस्या तब आई जब इस ऑगर मशीन की जो ब्लेड्स होती हैं वो फंस गई आगे मलबे के बीच में, कुछ रॉड्स के बीच में। जब ये सुरंग बनती है तो इसके ऊपर जो क्राउन होता है, जिसको सुरंग का एक तरह से ऊपरी हिस्सा कहेंगे, वहाँ पर 4 पोलिंग होती है, सुरंग को पुख्ता बनाने की कोशिश होती है। उसी में एक वायर मैश लगता है, एक तरह से एक ग्रिड बनता है लोहे के जाल का, ताकि जब मजदूर अंदर काम करें तो उनके ऊपर मलबा न गिरे। इसी वजह से वो जो पूरा काम हुआ था वो टूटकर जब मलबे के साथ नीचे गिरा है, तो उसने मलबे के बीच में काफ़ी सारी रॉड्स को और वायर्स को उसको जमा कर दिया। मशीन जाकर उसमें जब फंसी तो उसके बाद वो आगे काम नहीं कर पाई, क्योंकि वो चट्टान को तोड़ सकती थी या सॉइल के बीच से, मिट्टी के बीच से निकल सकती थी। तो इसके बाद मशीन को बाहर निकाला गया। मशीन को बाहर निकालने का काम काफ़ी मशक्क़त का था, क्योंकि मशीन को काट कर निकालना पड़ा। इसके लिए गैस कटर का इस्तेमाल हुआ पहले, फिर जब उसमें देरी हुई तो उसके लिए प्लाज्मा कटर को मंगाया गया, इसके लिए लेज़र कटर मंगाए गए। देश के दूर दराज इलाकों से जो है इस तरह के जो आधुनिकतम उपकरण हैं उनको मंगाया गया और उनके एक्सपर्ट्स को बुलाया गया। उन लोगों ने फिर इसके बाद यहाँ से इस मशीन को जैसे तैसे बाहर निकाला। कुछ मशीन के ब्लेड्स इस मलबे के अंदर फंसे हुए थे, जो मलबा आप देख रहे हैं, उनको भी काफ़ी मशक्क़त करके निकाला गया। इसके बाद जो आखिर का बचा हुआ 13 मीटर मलबा था,
उसका काम दिया गया उन कुशल श्रमिकों को जिनको हम आम भाषा में रैट माइनर कहते हैं। रैट माइनिंग का मतलब हुआ कि वो मलबे के बीच से जो उपकरण हैं, उनके हाथ में फावड़ा हो सकता है या कुदाल हो सकती है, उसके सहारे से उस मलबे को आगे से निकालें। ये काम इसलिए बहुत ज़्यादा कठिन था कि ये सिर्फ 800 मिलीमीटर के एक पाइप में बैठकर किया जाना था, तो इसमें से अधिकतर काम लेटकर हुआ है। इसमें पाइप काटने का काम भी बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस समय जो फ्यूम्स निकलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जहरीले होते हैं। तो इसलिए जब अंदर पाइप काटने की बारी आई थी तो उस समय ऑक्सीजन लेकर सभी मजदूर गए थे, क्योंकि ये लगभग 60 मीटर गहरा पाइप था, तो अंदर ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए लगातार मजदूरों को ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ी। फिर भी कई कुशल श्रमिक, जिनको हमने रैट माइनर कहा या रैट माइनर कहा गया, उन लोगों ने अंदर जाकर बहुत ही जज्बे वाला काम करके दिखाया। उन्होंने धीरे धीरे इस मलबे को हाथ से निकालना शुरू किया और एक पूरी रात जो है इस काम में वो लगातार लगे रहे, और जो मंगलवार का दिन है वो भी इसमें उनका पूरा लग गया। और आखिर में जैसे जैसे उन्होंने जगह बनाई, पीछे से ऑगर मशीन ने अपना दूसरा काम किया पाइप्स को पुश करने का। तो पाइप्स को पुश करते गए और धीरे धीरे जो अंदर फंसे हुए मजदूर हैं इन तक वो पहुंचा दिया गया। लेकिन उसको कोशिश की गई कि जो ये मलबा है, इस मलबे से थोड़ा आगे पाइप पहुंचे, ताकि जब मजदूर पाइप में घुसें तो उसके बाद वो सुरक्षित दूसरी तरफ निकल सके। तो ये पूरा का पूरा अभियान मंगलवार शाम को 7:05 पर खत्म हुआ, जब पहला मजदूर वहां से बाहर निकला। एनडीआरएफ, सबसे पहले एनडीआरएफ के लोग अंदर गए, उन्होंने मजदूरों का हालचाल देखा और मजदूरों को प्राथमिकता के आधार पर बाहर निकालना शुरू किया। जो मानसिक या शारीरिक तौर पर थोड़े कमजोर नजर आ रहे थे, पहले उनको निकाला गया, और उनको निकालने के लिए विशेष तौर पर बने स्ट्रेचर्स का इस्तेमाल किया गया, जिनके नीचे व्हील लगे हुए थे, पहिए लगे हुए थे, ताकि मजदूरों को क्रॉल करके चलना ना पड़े, घुटनों के बल न चलना पड़े, और उनको तुरंत रस्सियों से बाहर खींचकर एक एक कर निकाल दिया गया। तो ये पूरा अभियान था जो इस तरीके से चला। ये भारत में सबसे बड़े बचाव अभियानों में से एक है, जिसमें केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक की तमाम एजेंसियों ने कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। लेकिन इस बचाव अभियान के साथ ही कई सवाल भी खड़े हुए हिमालय के इस संवेदनशील इलाके में बड़ी परियोजनाओं को लेकर, कि क्या उन बड़ी परियोजनाओं में जिस तरह की संवेदनशीलता का, जिस तरह के एहतियात का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उन्हें बढ़ता जाना चाहिए, क्या वो बढ़ते जा रहे हैं? ये सवाल इस बचाव अभियान के पूरा होने के बाद अब बड़ा हुआ है, और निश्चित तौर पर विशेषज्ञ इसके बाद इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि सुरंग और सड़कें बहुत ज़रूरी हैं इस तरह की। लेकिन जिस तरह का आप इलाका देख रहे हैं यहाँ चट्टानें बहुत मजबूत नहीं हैं। अगर आपने पूरे एहतियात से उनको नहीं काटा तो हो सकता है वो भविष्य में कोई बड़ी बाधा बनकर सामने आ जाएं, जैसी एक बाधा इस वक्त आ गई, और ये बाधा बिल्कुल सुरंग के मुहाने पर थी। तो भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, ऐसे बड़े बचाव अभियान में न लगना पड़े, तो बेहतर होगा कि ये जो सुरंगें बन रही हैं इस तरह के इलाके में, वो पूरी सावधानी के साथ, तमाम प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करते हुए, एहतियात के साथ बनाई जाएं, क्योंकि हिमालय दुनिया का सबसे युवा और दुनिया का सबसे नाजुक पहाड़ है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।